एपिसोड 371। यह वीडियो केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के दर्शकों के लिए है। इसमें दिखाया गया कंटेंट केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो में किसी भी प्रकार की अश्लील, हिंसक या अवैध गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया गया है। ये सामग्री पूरी तरह से YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस और स्थानीय कानूनों के अनुरूप है। नाबालिगों को इस वीडियो से दूर रखा जाए। दर्शकों से अनुरोध है कि सामग्री को जिम्मेदारी से देखें। एपिसोड 371 जो वीडियो चलाया गया उसमें एक तहखाने का दृश्य दिखाया गया था, जिसका दमनकारी वातावरण लगभग मूर्त था। तहखाने की हवा में सड़न और निराशा की बू आ रही थी, गंदगी और निराशा का एक दमघोंटू मिश्रण। ऊपर धुंधली टिमटिमाती रोशनियां विशाल गुफानुमा जगह को मुश्किल से ही रोशन कर पा रही थीं, जिससे नम फटी दीवारों पर लंबी विकृत परछाइयां पड़ रही थीं। टपकते पानी की धीमी आवाज उस भयावह सन्नाटे में गूंज रही थी, जो बाद में आने वाली हृदय विदारक चीखों से, बच्चों की चीखों से टूटकर बिखर जाती थी। उनमें से दर्जनों कमजोर और गंदे लोग दीवारों से लगे जंग लगे पिंजरों में एक साथ ठूंसे हुए थे। उनके छोटे छोटे शरीर डर से कांप रहे थे। उनके फटे पुराने कपड़े उनसे चिपके हुए थे, पसीने और आंसुओं से भीगे हुए। कुछ लोग एक दूसरे से चिपके हुए थे, फुसफुसाते हुए टूटी फूटी प्रार्थनाएं कर रहे थे, जबकि अन्य लोग निश्चल बैठे थे, अपने में सिमटे हुए आगे पीछे हिल रहे थे, मानो दुष्वप्न से पीछे हटने की कोशिश कर रहे हों। फिर भी उनकी चीखें दुख के कोलाहल में खो गईं। कमरे के बीचों बीच एक अशुभ हरे तरल पदार्थ से भरे बेलनाकार कक्ष मंद मंद चमक रहे थे। उनकी घूमती हुई आंतरिक सामग्री मानो भयावह ऊर्जा से जीवंत हो रही थी। लात मार रहे और चीख रहे बच्चों को गार्डों ने घसीटकर टैंकों के पास पहुंचाया। जैसे ही उनके नाजुक शरीर उस चिपचिपे तरल पदार्थ में डूबे, उनकी चीखें दर्द की कर्कश दहाड़ में बदल गईं। जैसे ही तरल पदार्थ उनके शरीर में रिसने लगा, बच्चे जोर जोर से छटपटाने लगे। कुछ ही पलों में उनकी नसों में एक अप्राकृतिक रोशनी सी दिखाई देने लगी। उनकी त्वचा पर छाले पड़ गए और वे लाल हो गए। वे जोर जोर से तड़प रहे थे और शीशे को बेतहाशा नोच रहे थे। उनकी पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। उस भयावह दृश्य के बीच फैबियानो कमरे के किनारे पर खड़ा था, अपनी बाहें एक दूसरे पर रखे हुए, मानो कोई देवता फैसला सुना रहा हो। उसका साफ सुथरा सूट और पॉलिश किए हुए जूते उसके आसपास की गंदगी के साथ विचित्र रूप से विपरीत थे। वह भावशून्य भाव से दृश्य को देख रहा था, ठंडी उदासीनता के साथ। आखिरकार बोला, उसकी आवाज बेहद शांत थी। नाकामियों को फेंक दो, उसने आदेश दिया। उन्हें जला दो, ध्यान रहे कि उनका कोई निशान न बचे। मासूम बच्चों को तड़पते देखना उनकी जान को न्यौछावर समझकर असहनीय था। गुस्से से अमन की आंखें धुंधली हो गईं। उसके नीचे की जमीन कांपने लगी। कमरे में सन्नाटा था। स्क्रीन पर वीडियो चल रही थी। उसकी हल्की सी गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी। अमन जड़वत खड़ा था। उसकी नजरें उस भयावह दृश्य पर टिकी थीं। बच्चों की बेताब चीखों से भरा गंदा जर्जर तहखाना उसके कानों में गूंज रहा था। उनके दर्द से भरे चेहरे, उनके छोटे छोटे शरीर दर्द से छटपटा रहे थे, जबकि तरल पदार्थ उन्हें निगल रहा था। उनकी चीखों की आवाज, ये सब उसके दिमाग में गूंज रहे थे, तीखे और बेरहम। स्क्रीन पर फैबियानो की ठंडी, बेरुखी भरी आवाज इस अफरा तफरी पर छाई हुई थी। जो फेंक दिए गए हैं उन्हें फेंक दो, जला दो, ध्यान रहे कि कोई बचा हुआ सामान न बचे। जैसे ही ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, अमन की मुट्ठियां कस गईं और उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। उसकी सांसें उथली और अनियमित हो गईं। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। जिन भावनाओं को वह दबाने की कोशिश कर रहा था, वे उभर आईं। उसका गुस्सा बेकाबू गुस्से में उबल रहा था। उसका मन उसे शांत रहने के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन उन बच्चों की तस्वीरें उसकी आंखों के सामने घूम रही थीं, भीख मांगते, रोते और मरते हुए, जो उसकी आत्मा में धधक रही थीं। अचानक उसके आसपास की हवा घनी और भारी हो गई, मानो कहीं से कोई शक्ति आ रही हो। उसके नीचे का फर्श कांप उठा और दरारें नसों की तरह उस पर फैलने लगीं। रोशनियां तेजी से टिमटिमा रही थीं, दीवारों पर बेतरतीब परछाइयां डाल रही थीं। मेज के उस पार बैठा फैबियानो जमीन हिलने से सिहर उठा। जिस कुर्सी पर वह बैठा था वह हल्की सी हिली, जिससे उसे खुद को संभालने के लिए मेज को पकड़ना पड़ा। क्या बात है? वह हकलाया, चौंका। उसका पहले जैसा आत्मसंतुष्ट संयम अब बढ़ती बेचैनी में बदल गया। अमन के कंधे कांप रहे थे, क्योंकि वह अपनी शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके अंदर की शक्ति ने अपना जीवन धारण कर लिया था। कमरे में वस्तुएं ऊपर उठने लगी, कागज हवा में लहराने लगे, कुर्सियां फर्श पर रगड़ने लगी, मानो उन्हें अदृश्य हाथों से खींचा जा रहा हो, और उनके बीच रखी मेज उससे निकलने वाली ऊर्जा के बढ़ते दबाव के कारण कराहने लगी। फैबियानो उछलकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, क्योंकि उसे लगा कि उसके आसपास का कमरा अस्वाभाविक रूप से हिल रहा है। अमन, खुद पर काबू रखो, वह चिल्लाया, हालांकि उसकी आवाज में कंपन से उसका डर जाहिर हो रहा था। अमन की नजरें उसकी ओर उठी। उसकी आंखें एक अप्राकृतिक चमक से जल रही थीं। मुझे नियंत्रित करो। उसकी आवाज धीमी, जहरीली और बेकाबू गुस्से से कांप रही थी। तुम वहां खड़े होकर मुझे नियंत्रण के बारे में उपदेश देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो, जबकि तुम अपनी प्रयोगशालाओं में दया की गुहार लगा रहे बच्चों पर प्रयोग कर रहे हो। जोर तेज हो गया और पूरा कमरा एक पल के लिए ऊपर उठा, फिर एक बहरा कर देने वाली आवाज के साथ नीचे गिर गया। फैबियानो लड़खड़ा गया, मुश्किल से अपना पैर जमा पाया। कमरा लगातार हिल रहा था। उसका आत्मविश्वास, उसकी हमेशा की तरह श्रेष्ठता
चिंता का भाव सब गायब हो गया। अमन, रुको, तुम पूरी इमारत गिरा दोगे। हालात को नियंत्रण से बाहर होते देख फैबियानो ने हमला करने के लिए आगे झपट्टा मारा, लेकिन अमन एक झटके में उसके सामने आ गया और उसके पेट पर मुक्का मार दिया। धमाका, रिपअप, उसके कोट का पिछला हिस्सा फट गया, जिसके बाद पूरे कमरे में भयानक आघात तरंग फैल गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। गाह, फैबियानो कांप उठा और दांत पीसते हुए जमीन पर लुढ़क गया। अमन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका शरीर कांप रहा था क्योंकि वह अपने अंदर उठ रहे तूफान को थामने की कोशिश कर रहा था। बच्चों की किलकारियां बार बार उसके मन में गूंज रही थी और हर पीड़ा भरी आवाज उसे और भी ज्यादा परेशान कर रही थी। कमरे में दबाव असहनीय हो गया, लगभग दम घुटने जैसा। फैबियानो की आवाज लड़खड़ा गई। हिलने डुलने में असमर्थ वह अमन को समझाने की कोशिश कर रहा था। धिक्कार है, मेरी बात सुनो, वह चिल्लाया, उसकी आवाज में हताशा भर आई। तुम यहाँ सबको खतरे में डाल रहे हो। अमन ने आंखें बंद कर ली और गहरी सांस लेते हुए अपनी भावनाओं को काबू में करने की कोशिश करने लगा। कमरा आखिरी बार कांप उठा और फिर जैसे शुरू हुआ था वैसे ही अचानक कोहराम थम गया। हवा में लटकी हुई चीजें जमीन पर गिर पड़ी और दमनकारी ऊर्जा विलीन हो गई, जिससे कमरा एक अजीब तरह से शांत हो गया। फैबियानो जड़वत खड़ा रहा, उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, उसकी सांसें धीमी धीमी चल रही थीं। तुम क्या हो? वह बुदबुदाया, उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। अमन ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। उनकी अस्वाभाविक चमक फीकी पड़ गई क्योंकि उसका ठंडा हिसाब किताब वाला व्यवहार वापस आ गया था। उसकी आवाज ठंडी थी, खामोशी में किसी ब्लेड की तरह खामोश हो रही थी। मैं ही वो चीज हूँ जिसे तुम्हें कभी कम नहीं आंकना चाहिए था। फैबियानो ने बड़ी मुश्किल से निगला। उसका पहले जैसा आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया। पहली बार उसे अमन की ताकत का अंदाजा हुआ और यह भी कि अगर उसे उसकी हद पार कर दी जाए तो वह कितना खतरनाक हो सकता है। अमन की पैनी निगाहें फैबियानो को घूर रही थीं। उसकी आवाज जहर से भरी थी, हर शब्द तिरस्कार से भरा था। तुम साले कूड़े के टुकड़े हो, मासूम बच्चों को प्रयोगों के लिए इस्तेमाल करते हो और उन्हें अपनी मर्जी से फेंक देते हो। उसके चेहरे पर घृणा भरी थी, हर शब्द तनावपूर्ण हवा को चीरता हुआ ब्लेड की तरह था। फैबियानो के चेहरे पर बेचैनी की झलक दिख रही थी, हालांकि वह चुप रहा। अमन ने आगे कहा, हर शब्द के साथ उसकी आवाज तेज होती जा रही थी, मानो उनके आसपास की दीवारें हिल रही हों। तुम दरियादिली दिखाते हो, कहते हो अगर तुम शामिल नहीं होना चाहते तो ठीक है, लेकिन हम दोनों सच्चाई जानते हैं। अगर मैं शामिल नहीं हुआ तो मुझे हर तरफ से घेर लिया जाएगा और एक बार जब मैं दस्तखत कर दूंगा तो मेरी हर प्रगति, हर शोध, हर खोज सब तुम्हारे विकृत एजेंडे के लिए छीन ली जाएगी। अमन का गुस्सा फिर से उभर आया और उनके नीचे की जमीन कांप उठी। अचानक एक जोरदार गूंजती हुई आवाज के साथ फैबियानो जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर जमीन से जोर से टकराया, जिसकी गूंज पूरे कमरे में गूंज उठी। अपनी अलौकिक शक्ति के बावजूद फैबियानो ने खुद को जकड़ा हुआ पाया, 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। दांत पीसते हुए उसने उस अदृश्य शक्ति के विरुद्ध अपनी मांसपेशियों को जोर से खींचा, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार गईं। तुम दावा करते हो कि तुम चीजों पर नियंत्रण नहीं रखते, लेकिन इस समय दुनिया की हर चीज तुम्हारी मर्जी के आगे झुकती है, अमन ने कहा। उसके शब्द बिजली की तरह सन्नाटे को चीरते हुए बोले, क्या यह मजाक है? अमन का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था जब वह सारी बातें जोड़ रहा था। उसे पहले भी फेडरेशन के विकृत स्वभाव का शक था, लेकिन अब सच्चाई नकारने लायक नहीं थी। उनके एन्क्रिप्टेड ब्लॉक्स ने अब तक पूरी सच्चाई छिपा रखी थी। ये भ्रष्टाचार का एक ऐसा दलदल था जिसका संचालन सबसे घटिया इंसान वाल्टर थॉम्पसन कर रहा था। वह छायादार कठपुतली संचालक जो मानवता के उत्थान के लिए जरूरी प्रगति को हथिया रहा था। ऐसी तकनीकें जो जिंदगियां बचा सकती थीं और दुनिया में क्रांति ला सकती थीं, अपने मुनाफे और ताकत के लिए दबा दी गईं और दफना दी गईं। अमन की आवाज गहरी होती गई और वह आगे बोला, इलाज तो थे ही कैंसर के इलाज के, जिनकी सफलता दर 90% थी, स्टेज 4 पर भी। लेकिन वाल्टर, उसने सबको आदेश दिया था कि इसे दबा दिया जाए और जो नहीं माना उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। अमन के शब्द फैबियानो पर भारी बोझ की तरह पड़ रहे थे, जिससे उसकी सांसें तेज हो गईं। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? फैबियानो ने आश्चर्य से कहा। उसकी आवाज में आश्चर्य था, लेकिन अमन ने इसे नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गया। और जो भी सत्ता में आता है उसे संघ के आगे झुकना ही पड़ता है, अमन ने व्यंग्य किया। इसका हिस्सा बनो या बर्बाद हो जाओ, यही तो काम करते हो ना, लोगों के बीच की समस्याओं को सुलझाना। अगर यह सच होता तो फिर हर जगह युद्ध क्यों छिड़े रहते? अमन ने अपना हाथ उठाया, उसकी उंगलियां कसी हुई पकड़ में आ गईं। फैबियानो का शरीर ऊपर की ओर उठा, किसी अदृश्य शक्ति से हवा में उठा। अमन के नियंत्रण में असहाय रूप से झूलते हुए उसके पीले चेहरे पर घबराहट छा गई। अमन उसे ठंडी निगाहों से घूर रहा था, उसका हाव भाव समझ से परे था। उसकी आवाज स्थिर लेकिन बर्फ से सनी हुई थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता फेडरेशन क्या करता है। लेकिन वह रुका, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। इंद्र में दोबारा कदम रखने की हिम्मत मत करना, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, यहाँ दोबारा कभी कदम मत रखना, वरना। अमन का हाथ ढीला पड़ गया और एक पल में फैबियानो उल्कापिंड की तरह पीछे की ओर उछला। उसका शरीर जोरदार धमाके के साथ दीवार से टकराया, जिससे पीछे बिखरा हुआ मलबा और एक बड़ा सा छेद रह गया। धूल जमते
ही बाहर से हाँफने और जल्दी जल्दी चलने की आवाजें गूंजने लगीं। आर्ग फैबियानो दर्द से कराह उठा, कमरे के बाहर टूटे हुए फर्श पर लौटने लगा, अपनी कमर पकड़े हुए। उसका एक बार का घमंडी स्वभाव चकनाचूर हो गया, उसकी जगह डर और अपमान ने ले ली। अमन अपने पहरेदारों की ओर मुड़ा, उसके चेहरे पर ठंडक और अड़ियल भाव थे। उसे बाहर निकाल दो, जितना हो सके उतना अपमानजनक बनाओ। साम्राज्य पर अपनी गाथा जारी रखें बिना किसी हिचकिचाहट के। अतिमानवीय सुरक्षा कर्मियों का एक समूह आगे बढ़ा और फैबियानो को उसके हाथों और पैरों से पकड़ लिया तथा उसे एक फेंकी हुई गुड़िया की तरह ऊबड़-खाबड़ जमीन पर घसीटने लगा। फैबियानो ने बड़बड़ाते हुए मन ही मन गालियां दी, लेकिन उसका जर्जर शरीर इतना कमजोर था कि वह विरोध नहीं कर सका। जैसे ही वे उसे घसीट कर ले जा रहे थे, अमन स्थिर खड़ा रहा, उसके कंधे तनावग्रस्त और मुठ्ठियां भींची हुई थीं। कमरे में अब भयानक सन्नाटा छा गया था और उसके बेकाबू गुस्से के निशान थे। दरार दीवारें, बिखरा हुआ फर्नीचर और हवा में एक जबरदस्त तनाव। उसकी ठंडी निगाहें टूटी हुई दीवार पर टिकी रहीं और वह तेजी से सांस छोड़ रहा था। यह उसका क्षेत्र था और कोई भी, यहाँ तक कि संघ भी, उसे बिना कीमत चुकाए चुनौती नहीं दे सकता था। जब फैबियानो को अमन के गार्डों द्वारा घसीटा जा रहा था, उसका शरीर टूटे हुए फर्श से रगड़ रहा था तथा उसके पीछे धूल और अपमान का निशान रह गया था, तो वह अपना सिर उठाने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी आवाज कर्कश चीख में बदल गई। तुम्हें लगता है कि यही अंत है, कमीने? फैबियानो गरजा। उसके शब्द खंडहर हो चुके कमरे में गूंज रहे थे। उसकी आंखें गुस्से और हताशा के मिले जुले भाव से जल रही थीं। तुमने अभी अभी अपने मौत के वारंट पर दस्तखत किए हैं। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किससे निपट रहे हो? गार्डों ने उसके गुस्से को नजरअंदाज किया और उसे घसीटते हुए बाहर की ओर ले गए, लेकिन फैबियानो ने अपनी गर्दन घुमाकर अमन को घूरा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। अरे घमंडी मूर्ख, फेडरेशन भूलता नहीं। तूने एक हद पार कर दी है और वे तुझे, तेरे लोगों को और तेरी हर प्यारी चीज को ले जाएंगे। वह जोर से खांसने लगा, फटी हुई जमीन पर खून थूकने लगा। उसकी आवाज तेज होती गई, गुस्से से कांप रहा था। सुना, ये दुनिया तुझे छुपाने के लिए इतनी बड़ी नहीं है। वाल्टर थॉम्पसन खुद तुझसे निपटेगा। अमन चुप रहा, उसकी बर्फीली निगाहें फैबियानो पर टिकी रहीं। उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसकी आंखों की ठंडक ने कमरे में मौजूद सभी लोगों को सिहरन पैदा कर दी। फैबियानो की चीखें गालियों में बदल गईं और उसे घसीटकर दूर ले जाया गया। उसकी आवाज दीवारों से गूंज रही थी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ताकत तुम्हें अछूत बनाती है? फेडरेशन तुम्हें कीड़े की तरह कुचल देगा और मैं तुम्हें दया की भीख मांगते हुए देखता रहूंगा। एक गार्ड ने फैबियानो की बकबक से थकाकर घुराघुराते हुए कहा, चुप रहो वरना हम तुम्हारे लिए और भी बुरा कर देंगे। फैबियानो ने गार्ड पर थूका। उसकी बुरी हालत के बावजूद उसका अहंकार कम नहीं हुआ। तुम सब चलते फिरते मुर्दे हो। फेडरेशन इस दुनिया का मालिक है, तुम्हारा कोई मौका नहीं है। अमन आखिरकार हिला। उसके कदम सोच समझकर दरवाजे के पास पहुंचे। उसकी मौजूदगी ने ही कमरे में सन्नाटा छा दिया। फैबियानो के तड़पते शरीर से थोड़ा पहले ही रुककर उसने पहरेदारों को आगे बढ़ने का इशारा किया। फैबियानो की आवाज फट गई जब उसे कमरे से बाहर घसीटा गया। उसकी गालियां दूर तक गायब हो गईं। हवा में तनाव भारी लग रहा था। फैबियानो की धमकियों का बोझ उसके जाने के बाद भी बना हुआ था। अमन एक पल के लिए निश्चल खड़ा रहा। उसका चेहरा समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार वह ऑरोरा की होलोग्राफिक आकृति की ओर मुड़ा। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। सुनिश्चित करें कि इन दीवारों के भीतर उसका कोई निशान न बचे और फेडरेशन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें। ऑरोरा ने सिर हिलाया। उसकी आवाज में सावधानी थी। वे इसे हल्के में नहीं लेंगे सर। फैबियानो की धमकियां खोखली नहीं थीं। मुझे पता है, अमन ने धीरे से कहा। उसकी निगाहें सख्त हो गईं। अमन को याद आया कि जब कोई उसे झुकाने की कोशिश करता था तो वह मान लेता था, लेकिन चुपके से पलटवार करता था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। उसे मानने या पीछे हटने का झूठा नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब उसके पास वह करने की शक्ति थी जिस पर वह विश्वास करता था। कमरे में एक लंबी, घुटन भरी खामोशी छा गई। हवा बेचैनी से भरी हुई थी। फैबियानो को कचरे की तरह फेंक दिया गया था, लेकिन उसके पीछे जो माहौल छोड़ा गया था वह बिल्कुल भी शांत नहीं था। परिवार के मुखिया अपनी कुर्सियों पर जड़वत बैठे थे। उनके चेहरे पीले, मुरझाए और उदास थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने कुछ अलौकिक देखा हो, कुछ ऐसा जो उनकी समझ से परे था। अमन अपनी कुर्सी पर निश्चल बैठा था। उसकी कोहनियां आर्मरेस्ट पर टिकी थी। उसका माथा उसकी आपस में गुथी हुई उंगलियों से दबा हुआ था। उसकी मुद्रा स्थिर, लगभग मूर्तिवत लग रही थी, लेकिन सूरी, जो उसके बगल में उसकी एक बांह पकड़े खड़ी थी, उसे कुछ और ही महसूस हो रहा था। वह उसकी मांसपेशियों में हल्का सा कंपन महसूस कर सकती थी। सतह के ठीक नीचे उबलता हुआ कच्चा गुस्सा फूट पड़ने को तैयार। उसके पीछे क्लेयर चुपचाप खड़ी थी। उसकी निगाहें तेज और सतर्क थीं, मानो वह किसी भी क्षण कार्रवाई करने के लिए तैयार हो। घुटन भरा सन्नाटा तब तक छाया रहा जब तक कि एक तेज सांस ने उसे नहीं तोड़ दिया। उदय कोटक ने अपनी तीखी निगाहें अमन पर गड़ा दी। जैसे ही वह आगे झुका, उसकी आवाज उस दमनकारी सन्नाटे को चीरती हुई निकल रही थी। मुझे साफ साफ बता दूं, उदय ने अविश्वास से भरे स्वर में कहा। फैबियानो यहाँ आया था, 500 अरब डॉलर की मांग की थी और बस इतना ही, और आपने मना कर दिया। बस इतना ही। उसके शब्द हवा में लटके रहे और बाकी लोगों की उलझन भरी
बुदबुदाहट ने उनका जवाब दिया। गुकेश, जिसके चेहरे पर डर और हताशा का एक जटिल मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था, ने सावधानी से कहा, अगर तुम 500 अरब डॉलर नहीं देना चाहते थे अमन, तो तुम हमसे बस इतना कह सकते थे कि हम मिलकर रकम इकट्ठा कर लें। हम सब के लिए यह कोई ज्यादा बोझ नहीं है। तुमने उसे मना क्यों किया? नहीं, मैं समझ गया कि तुमने उसे मना क्यों किया, लेकिन इस सारी तबाही का क्या? तुमने उसे घसीट कर बाहर फेंक दिया, एक अपराधी की तरह। उदय ने सहमति में सिर हिलाया, उसकी आवाज में संदेह था। मुझे तो इस बात पर भी हैरानी है कि आपके पास एक सुपरह्यूमन है और आप उसे फेंकने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। प्रकाश, जो अपनी दोनों बाहें क्रॉस करके अकड़ कर बैठा था, ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आवाज में हल्की सी फटकार थी। एक बच्चे जैसी मामूली चीज के लिए इतनी हद तक क्यों जा रहे हो? ये शब्द सुनकर अमन का सिर धीरे से उठा। उसका चेहरा, जो कभी छाया में डूबा था, अब एक बेहद ठंडे भाव से जगमगा उठा। उसकी आंखों में कोई गर्माहट नहीं थी, उसके होंठ थोड़े से मुड़े हुए थे, जो मुस्कान से कहीं ज्यादा बेचैन करने वाली चीज थी। तिरस्कार और क्रोध का मिश्रण। उसकी निगाहों की जानलेवा बेजानता मानो उनकी रूह तक भेद गई हो। क्या तुम अभी मेरे साथ मजाक कर रहे हो? उसके शब्द शांत किंतु विषैले हवा में ब्लेड की तरह चुभ रहे थे। परिवार के तीनों मुखिया उसकी आवाज सुनकर चौंक गए। रॉय कुछ कहने के लिए अपनी सीट से उठने लगे, लेकिन अमन ने एक नजर और हाथ उठाकर उन्हें चुप करा दिया। जानबूझकर धीरे धीरे उठते हुए अमन की हरकतें नपी तुली और सोची समझी थी, मानो कोई शिकारी अपने शिकार के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। बोलते हुए उसकी बर्फीली निगाहें उदय, गुकेश और प्रकाश पर गड़ी हुई थी। उसकी आवाज बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी। क्या आप मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं या आप सचमुच समझ नहीं पा रहे हैं? उदय इस आरोप से चिढ़ गया। उसका स्वर रक्षात्मक था। तुम्हारा क्या मतलब है? अमन के होंठ एक कड़वी मुस्कान में बदल गए। मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ जो मैंने कहा। क्या तुम उन समझौतों से अनजान हो? वे समझौते जो हमें हर तरक्की, हर नए आविष्कार को उन गिद्धों को सौंपने के लिए बाध्य करते हैं जो हमारी चीजों पर हमला करेंगे और उन्हें चुरा लेंगे। तीनों आदमी चुप हो गए और बेचैनी भरी नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें पता था, लेकिन उनकी खामोशी ने अमन के गुस्से को और भड़का दिया। उनके पैरों के नीचे जमीन में हल्का कंपन फिर से महसूस होने लगा, जो अमन के भीतर आने वाले तूफान की एक सूक्ष्म चेतावनी थी। अमन की आवाज, जो एक क्षण पहले शांत थी, में इतनी तेज धार थी कि वह स्टील को चीरती हुई प्रतीत हो रही थी। जब उसने उन्हें निश्चल खड़े देखा, तुम्हें नहीं पता, उसने उपहासपूर्वक दोहराया। उसकी आवाज ऊंची हो गई। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या तुम सचमुच कुछ नहीं जानते? तुम इतने शक्तिशाली परिवारों के बड़े मुखिया और स्वामी ऐसी बातों से अनभिज्ञ होने का दावा करते हो? आप मुझसे कह रहे हैं कि आपको उन हजारों सुविधाओं के बारे में नहीं पता जहां वे प्रगति के नाम पर छोटे बच्चों पर प्रयोग करते हैं और उनका कत्ल करते हैं। वे कहां जिंदगियों को चीरते हैं और उनके शरीर को कचरे की तरह फेंक देते हैं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके हाथ मुट्ठियों में भींच गए और उसके आसपास की हवा में संयमित ऊर्जा का संचार हो गया। तुम्हें पता नहीं कि वे कैसे वैज्ञानिक विकास को दबाते हैं, अपने फायदे के लिए खोजों को जमा करते हैं और दुनिया पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए प्रगति को दबाते हैं। वे दुनिया को ऐसे आकार देते हैं मानो यह उनकी जागीर हो, कुछ न करते हुए भी सारा लाभ खुद उठाते हैं। अमन की आवाज कमरे में गूंज उठी और झटके और तेज होते गए। मेज पर रखे गिलास और प्लेटें खड़खड़ाने लगीं। परिवार के मुखिया घबराई हुई नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे और शब्द ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अंततः प्रकाश ने साप्ताहिक रूप से कहा, हम जानते हैं। अमन का संयम आखिरकार टूट गया। उसने अपना हाथ मेज पर पटक दिया, जिससे मेज एक जोरदार आवाज के साथ टूट गई। तो फिर तुमने इस समझौते पर हस्ताक्षर क्यों किए? वह गरजा। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंज रही थी। तीनों आदमी सिहर उठे। उनके चेहरे पर शर्म और डर का मिला जुला भाव था। अमन की दूरगतिज ऊर्जा के दमनकारी बल ने उनके फेफड़ों से हवा निकाल दी, जिससे वे हौंफने लगे। अमन की पैनी निगाहें उन पर गड़ी थी। उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। तुम्हें पता था कि वे क्या थे? तुम्हें पता था कि उन्होंने क्या किया था? फिर भी तुम उनके आगे आज्ञाकारी कुत्तों की तरह झुके रहे। उसने एक और कदम आगे बढ़ाया। उसके नीचे की जमीन कराह रही थी, मानो उसका वजन सहने के लिए जोर लगा रही हो। आपने अपनी आजादी और उसके साथ अनगिनत मासूमों का भविष्य दांव पर लगा दिया। किस लिए? आराम के लिए? सुरक्षा के लिए? या ये सिर्फ आपका लालच था? उनमें से किसी ने भी जवाब देने की हिम्मत नहीं की। घुटन भरा सन्नाटा फिर छा गया, जो केवल अमन की तेज सांसों की आवाज से टूटा, क्योंकि वह अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके पीछे सूरी ने उसकी बांह पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसकी शांत उपस्थिति ने उसे थोड़ा सा स्थिर कर दिया, जबकि क्लेयर की चौकस निगाहें दूसरों के बीच घूम रही थी, जरूरत पड़ने पर कार्रवाई के लिए तैयार। ऐसा नहीं है कि यह पूरी तरह से उनकी गलती है, क्लेयर ने तनाव कम करने की कोशिश करते हुए धीरे से कहा। उन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, बल्कि उनके पूर्वजों और राजपूतों ने ही इस सब में अगुवाई की थी। अमन आखिरकार सीधा हुआ। उसकी आवाज में एक घातक शांति आ गई, हालांकि उसमें एक ठंडी सी आहट थी। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा, अब और नहीं। कमरे में एक भारी बेचैनी भरा सन्नाटा छा गया। अमन के गुस्से का बोझ अभी भी महसूस किया जा सकता था। हवा ठंडी और भारी लग रही थी, मानो समय भी किसी इंतजार में रुक गया हो। टूटी हुई मेजें और टूटे हुए फर्नीचर फर्श पर बिखरे पड़े थे,
जो उस कच्ची शक्ति की याद दिला रहे थे जिसे उन्होंने अभी अभी देखा था। आखिरकार रॉय ही थे जिन्होंने चुप्पी तोड़ी। उनकी आवाज स्थिर थी, हालांकि तनाव भी था क्योंकि उन्होंने अमन से सीधे भिड़ने की हिम्मत की थी। ये देखकर परिवार के अन्य मुखियाओं ने बचाव के स्वर में धीरे से कहा, हम अकेले नहीं थे जिन्होंने संघ का अनुसरण किया, आपके पिता के परिवार ने भी ऐसा ही किया था। रॉय ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उसका ध्यान अमन पर केंद्रित हो गया। अमन, बताओ तुम क्या चाहते हो? उसके स्वर में जिज्ञासा और चिंता का मिश्रण था। अगर तुम संघ को अस्वीकार कर देते हो तो क्या इसका मतलब वर्चस्व के लिए एक और युद्ध होगा? चलो एक पल के लिए जीत हार की संभावना को दरकिनार कर देते हैं। अगर तुम जीत गए तो क्या करोगे? क्या आप दुनिया को नियंत्रित करना चाहते हैं? सवाल हवा में एक चुनौती की तरह लटका हुआ था, उत्सुकता से भरा हुआ। सबकी नजरें अमन पर टिक गईं, जो निश्चल खड़ा था। क्लेयर ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसकी चिंता साफ जाहिर थी। एक बार के लिए उसके हमेशा शांत रहने वाले चेहरे पर एक अजीब सी अनिश्चितता की झलक दिखाई दी। उसने उसकी तरफ देखा। उसकी पन्ने जैसी आंखें उसके चेहरे पर भरोसा ढूंढ रही थीं। सूरी ने भी उसकी चिंता दोहराई। उसकी उंगलियां उसके दूसरे हाथ पर हल्के से लिपटी हुई थीं। उसकी नजर शांत लेकिन बेचैन थी, पूरी तरह अमन पर टिकी हुई थी। वह मानो मन ही मन उसे अपने शब्द सोच समझकर चुनने के लिए कह रही थी। उनकी बेचैनी भांपते हुए अमन ने एक धीमी आह भरी। उसने धीरे से एक एक करके अपने हाथ उनके हाथों पर रखे। उनके स्पर्श ने उन्हें स्थिर और आश्वस्त किया। बिना कुछ कहे वह अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसकी हरकतें धीमी और सोची समझी थीं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जमीन पर उसके कदमों की धीमी आवाज शांत कमरे में गूंजती रही। उसकी पैनी नजर इकट्ठे हुए परिवार के मुखियाओं पर घूम रही थी। आखिरकार उसने कहा। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी, हर शब्द दृढ़ विश्वास से भरा था। परछाई से सब कुछ नियंत्रित करना, शतरंज की बिसात पर मोहरों की तरह जिंदगी को चलाना, ये मैं नहीं हूँ। उसने तीखे स्वर में कहा, मैं ये नहीं चाहता। वह रुका। उसकी आंखें सख्त हो गईं। जैसे ही उसने सीधे रॉय को देखा, फिर दूसरों की ओर मुड़ गया। मैं पर्दों के पीछे छिपकर रस्सियां खींचने वाला नहीं हूँ। अमन के पास ऐसा करने की पूरी शक्ति थी, लेकिन वह उन गुप्त समूहों को पसंद नहीं करता था जो छिपकर काम करते थे और दूसरों के जीवन के साथ खेलते थे। जैसे जैसे उसके शब्द कमरे में गहराई तक पहुँचते गए, तनाव बढ़ता गया। कुछ परिवार के मुखिया अपनी सीटों पर असहजता से हिलने लगे। अमन की तीव्रता के बोझ से उनका दम घुटने लगा। जो लोग इस तरह जीना चाहते हैं उनका स्वागत है, उन्होंने अपनी आवाज में अटल स्वर में कहा। मेरा लक्ष्य सरल है, अगली पीढ़ी के लिए एक बेहतर दुनिया बनाना। एक ऐसी दुनिया जहां हर किसी को दूसरों के लालच और नियंत्रण की बेड़ियों में जकड़े बिना अपना भविष्य खुद गढ़ने की आजादी हो। एक ऐसी दुनिया जहां प्रदूषण, अपराधियों और पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी चीज का खतरा निष्प्रभावी हो। वह रुका। उसकी निगाहें कमरे में घूम रही थीं, किसी को भी उसे चुनौती देने की हिम्मत दे रही थीं। साथ ही मैं एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहता हूं जहां कानून के तहत सबके साथ समान व्यवहार हो। एक ऐसी व्यवस्था जो पूरी तरह से न्यायपूर्ण हो, जिसमें जरा भी पक्षपात न हो। पूरे कमरे में अविश्वास की एक फुसफुसाहट फैल गई। यह विचार नेक, लगभग आदर्शवादी लग रहा था, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह एक असंभव सपना सा लग रहा था। परिवार के मुखियाओं ने एक दूसरे को संदेह भरी नजरों से देखा। उनके चेहरों पर शंकाएं साफ दिखाई दे रही थीं। उदय ने व्यंग्यात्मक व्यंग्य से तनाव तोड़ा। कितना पाखंड है, उसने कहा, जिससे रॉय ने उसे तीखी नजरों से देखा। लेकिन उदय ने उसकी बात अनसुनी कर दी और हाथ हिलाकर उसे नकार दिया। अगर आप किसी तरह फेडरेशन पर कब्जा कर भी लें और ये सारे बड़े बड़े लक्ष्य हासिल कर लें, तो आपके बच्चों का क्या होगा? क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि वे आपकी भावनाओं से सहमत होंगे? उदय का लहजा चुनौती भरा था, लगभग मजाक उड़ाने वाला। नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वे आसानी से भ्रष्ट हो सकते हैं, नियंत्रण हथिया सकते हैं और आपके द्वारा बनाई गई हर चीज को तहस नहस कर सकते हैं, उनके पहले अनगिनत लोगों की तरह। भले ही आप ये सारे दिखावटी आदर्शों का उपदेश दें, उदय ने व्यंग्य किया, अंत में सब कुछ उसी राह पर चलेगा। इसलिए यह बकवास बंद करो। अमन ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह धीरे से हंसा, धीमी और लगभग ठंडी हंसी। बकवास, हा हा हा। उसने उदय को शांति से देखा, जिससे कमरे में बेचैनी और बढ़ गई। उदय की ओर सीधे देखते हुए अमन ने स्थिर और निश्चित स्वर में कहा, वे नहीं करेंगे। उदय ने आंखें सिकोड़ ली। उसका संदेह साफ झलक रहा था। और तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? अमन की प्रतिक्रिया उसके रुख की तरह ही दृढ़ थी। उसकी ठंडी निगाहें उदय पर टिकी थीं। उसके शब्दों में एक ऐसा वजन था कि पूरे कमरे में एक बर्फीली लहर दौड़ गई। क्योंकि यह कभी भी वंश के बारे में नहीं होगा। उन्होंने इस कथन को एक क्षण के लिए रुकने दिया और उनके चेहरों पर भ्रम की स्थिति को देखा। उनके होठों के कोने पर एक हल्की, जानकार मुस्कुराहट आ गई जब उन्होंने कहा, मेरे पास पहले से ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना किसी पक्षपात के पूरे विश्व पर नजर रख सकता है, एक पूरी तरह कार्यात्मक कृत्रिम प्रणाली। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। इस बार सदमे और आशंका का मिला जुला असर था। क्लेयर की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, जबकि सूरी सोच में डूबी हुई अपना सिर झुकाए अमन की पूरी योजना को समझने की कोशिश कर रही थी। वे ऑरोरा के बारे में जानते थे, लेकिन अन्य लोग नहीं जानते थे और कभी कभी आश्चर्य करते थे कि क्या अमन जल्द ही ऑरोरा के बारे में दुनिया को बताने वाला है। एकत्रित परिवार के मुखियाओं ने असहज
सहज दृष्टि से एक दूसरे को देखा। अमन की महत्वाकांक्षा के बारे में उनके संदेह इस भयावह एहसास से छिप गए कि शायद उसके पास अपने सपने को वास्तविकता में बदलने की शक्ति है। अमन की मुस्कुराहट गहरी हो गई जब उसने उन्हें देखा। आपको एक झलक मिलेगी, लेकिन बदले में उससे एक ऐसी स्तब्ध कर देने वाली शक्ति का आभास निकल रहा था कि बातचीत की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वह अपने राज खोलकर उन्हें यूं ही जाने नहीं देना चाहता था। आपको एक शापित अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी। अंडरस्को होटल से बेतरतीब ढंग से बाहर निकाले जाने के बाद फैबियानो लड़खड़ाते हुए सड़क पर गिर पड़ा। कुछ पलों तक वह फुटपाथ पर बिखरा पड़ा रहा, स्तब्ध और भ्रमित। धीरे धीरे उसकी चेतना लौटी और उसके साथ ही क्रोध का ज्वार भी। अपने पैरों पर खड़े होते हुए उसने भयंकर चीख मारी, जिससे राहगीरों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। लोग रुक गए, उनकी निगाहें जिज्ञासा और आलोचना से भरी हुई थीं। कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, उसे पागल समझकर टाल रहे थे, जबकि कुछ लोग बस दूरी बनाए हुए थे। एक आदमी तो हंसते हुए उसकी तरफ ऐसे इशारा कर रहा था जैसे वह कोई मजाक कर रहा हो। फैबियानो की तीखी नजर उस आदमी पर पड़ी। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे साफ दिखाई दे रहे थे। एक पल के लिए तो उसके मन में उसे मार गिराने का ख्याल आया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया। उसकी मुट्ठियां कस गईं। इसके बजाय उसने दांत पीसते हुए कहा, अमन, अमन, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें सबसे खूनी तरीके से मार गिराऊंगा। ये कहकर वह तेजी से चला गया। उसके कदम फुटपाथ पर टकरा रहे थे। हर एक कदम निराशा और क्रोध से भरा हुआ था। अंडरस्को फेबियानो को पता नहीं था कि भीड़ में छिपा एक आदमी उसे गौर से देख रहा था। उसने एक छोटा सा कम्युनिकेटर होठों पर लगाकर धीरे से कहा। फेबियानो गुस्से में है, लगता है मीटिंग योजना के अनुसार नहीं हुई। उसे अस्वीकार कर दिया गया। दूसरी ओर से आवाज ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दूंगा। अब यहाँ से चले जाओ। रोजर, उस आदमी ने जवाब दिया और कॉल समाप्त कर दी। कॉल खत्म करने के बाद जैसे ही उसने कम्युनिकेटर नीचे किया, उसमें एक तेज बिजली का झटका लगा, जिससे दर्द से चीख निकली। आउच! उसने डिवाइस को दूर फेंक दिया और जलन को कम करने के लिए हाथ हिलाया। इससे पहले कि वह कुछ और कर पाता, दो हटे कटे आदमी कहीं से प्रकट हुए और उसकी बाहों को लोहे की मुट्ठियों से जकड़ लिया। उनकी ताकत बेकाबू थी और वह चाहे जितना भी संघर्ष करे, वह उन्हें एक इंच भी हिला नहीं सका। उनमें से एक उसके पास झुका। उसका चेहरा ठंडा और उदासीन था। माफ करना दोस्त, उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम हमारे साथ आ रहे हो। फेबियानो ने कार का दरवाजा जोर से बंद किया और इंतजार कर रही कार में बैठ गया। ड्राइवर ने उसे एक संक्षिप्त संकेत दिया, इंजन चालू किया और होटल से दूर चला गया। पिछली सीट पर फेबियानो गद्दे में धंस गया। उसका मन गुस्से से नाच रहा था और वह सावधानी से अपने अगले कदम की योजना बना रहा था। जैसे ही वे हवाई अड्डे के पास पहुंचे, कार में अचानक एक तेज बीप की आवाज गूंजी, जिसने फेबियानो के विचारों को तोड़ दिया। आवाज जोरदार होती गई, उसकी सहज प्रवृत्ति को जगा दिया और उसे कार से बाहर निकलने के लिए उकसाया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने जोर से कार का दरवाजा खोला और उसे लात मारकर दूर फेंका, और जैसे ही आवाज तेज हुई, वह बाहर कूद गया। वह जमीन पर जोर से गिरा और लुढ़क गया। उसके घायल हाथों और पैरों में दर्द होने लगा, लेकिन उसने अपने हाथ नीचे कर लिए और खुद को संभाल लिया, इस आशंका में कि कहीं कोई विस्फोट न हो जाए। धमाका! आवाज हवा में गूंज उठी, लेकिन जब फेबियानो ने ऊपर देखा तो उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं और उसका दिल धड़क उठा। कार बिल्कुल सही सलामत, बिल्कुल ठीक सड़क पर खड़ी थी। उसमें विस्फोट नहीं हुआ था। उलझन में और अविश्वास से उसे घूरते हुए उसने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो गया। आखिर क्या हो रहा है? वह सावधानी से चारों ओर देखते हुए बुदबुदाया। परछाइयों से चिकने यांत्रिक सूट पहने 5 आकृतियां उभरी, जिनके सूट हल्की धूप में चमक रहे थे। वे फेबियानो को घेरने के लिए तालमेल बिठाते हुए सटीकता से आगे बढ़ रहे थे। उनमें से एक लंबा चौड़ा आदमी आगे बढ़ा, जिसके चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान थी। अपनी उंगलियां चटकाते हुए उसने मजाकिया लहजे में कहा, फेबियानो, चिंता मत करो, हम तुम्हें मारने नहीं आए हैं। एक और आकृति, जो छोटी तो थी लेकिन उतनी ही प्रभावशाली, एक भयावह मुस्कान के साथ बोली, नहीं, अभी नहीं। फेबियानो की नजरें उन 5 आदमियों पर घूम रही थी। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। वह बचने का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह कोई कदम उठा पाता, वे उस पर टूट पड़े और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। फेबियानो का विरोध तीव्र रूप से भड़क उठा। उसकी मुट्ठियां भींचकर तैयार हो गईं, क्योंकि 5 आदमियों ने उसे घेर लिया था। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे निपट सकते हो? उसने किसी कोने में फंसे जानवर की तरह दांत दिखाते हुए व्यंग्य किया। आप उन शीर्ष स्तर के महामानवों में से एक के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिनके साथ आप तुच्छ रूप से रहते हैं। 5 ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वे पूरी तरह से तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़े। उनके मैकेनिकल सूट धुंधली स्ट्रीट लाइटों में चमक रहे थे। फेबियानो ने सबसे पहले वार किया और सबसे नजदीक खड़े आदमी पर एक जोरदार मुक्का मारा। उसकी मुट्ठियां लगी, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ और हमलावर लड़खड़ाकर पीछे हट गया, कुछ पल के लिए बेसुध। लेकिन इतना ही काफी नहीं था। बाकी लोग और भी तेजी से जवाब देने लगे। एक दूसरे आदमी ने पीछे से फेबियानी पर झपट्टा मारा और उसकी पसलियों पर एक जोरदार लात मारी, जिससे वह डामर पर
ऊपर फिसल गया। उन्नत सूट ने उन्हें इतनी गति और ताकत दी कि फैबियानो का कोई मुकाबला नहीं था। फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं था। गुस्से से दहाड़ते हुए फैबियानो आगे बढ़ा। उसकी रगों में क्रोध की ज्वाला धधक रही थी और उसने मुखों की झड़ी लगा दी। उसकी मुठ्ठियां धुंधली सी उड़ रही थीं और 2 हमलावरों पर वार कर रही थीं। एक लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसके कवच पर उसके वार की ताकत से चोट लग गई। फिर भी बाकी 3 हमलावर बेरहमी से हमला करते रहे। एक ने अपनी बाह को हल्का सा मोड़कर फैबियानो की बाह को बीच में ही पकड़ लिया और उसे जमीन पर घसीटते हुए ले गया और फिर उसे जोर से मरोड़ दिया। फैबियानो दहाड़ा और दांत भींचने लगा क्योंकि दर्द उसके अंदर तक पहुंच गया था, लेकिन वह हिलता रहा। उसका खाली हाथ उठा और कोहनी से नीचे मांस पर वार किया, जिससे सूट का छज्जा चकनाचूर हो गया। जैसे ही हमलावर लड़खड़ाया, दूसरा हमलावर आगे बढ़ा और उसने अपनी बढ़ी हुई ताकत से फैबियानो पर हमला किया तथा उसे बुरी तरह जकड़ लिया। एक कर्कश चीख के साथ फैबियानो ने अपनी अपार शक्ति का उपयोग करके उस आदमी को जमीन से उठाया और उसे फुटपाथ पर पटक दिया। इस टक्कर से डामर में दरारें पड़ गईं, लेकिन इससे पहले कि फैबियानो आगे कुछ सोच पाता, तीसरे हमलावर ने उसकी पीठ पर एक जोरदार लात मारी, जिससे वह गिर पड़ा। फैबियानो अपने मुंह से खून पोंछते हुए खड़ा हो गया। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं जब उसने पास के मलबे से निकले धातु के पाइप का एक टुकड़ा फाड़ा। उसे पकड़कर उसने बल्ले की तरह घुमाया और फिर वापस लड़ाई में कूद पड़ा। पहले हमलावर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। पाइप उसके हेलमेट के किनारे से टकराकर दीवार से जा टकराया। बाकी हमलावर तेजी से आगे बढ़े। एक ने फैबियानो के पेट पर एक सटीक वार किया, जिससे उसके फेफड़ों से हवा निकल गई, जबकि दूसरे ने उसके पैरों पर वार किया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। फैबियानो जमीन पर जोर से गिरा, लेकिन उसने नीचे बैठने से इनकार कर दिया। एक और दहाड़ के साथ वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और पाइप को जोरदार घुमाते हुए आगे बढ़ा। मजबूत सूटों से टकराने वाली धातु की आवाज सड़क पर गूंज रही थी और फैबियानो किसी भूत प्रेत से ग्रस्त व्यक्ति की तरह लड़ रहा था। तुम जितना दिखते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो, हमलावरों में से एक ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज उसके हेलमेट के कारण विकृत हो रही थी। फैबियानो मुस्कुराया। उसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम किसके साथ काम कर रहे हो। लेकिन जैसे ही 5 आदमियों ने अपनी मुद्राएं बदली और एकदम एक सुर में चलने लगे, उनके सूट से एक धीमी अशुभ ध्वनि निकलने लगी। उसकी बहादुरी डगमगा गई। फैबियानो की आंखें सिकुड़ गईं जब उसे एहसास हुआ कि वे अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं। एक आदमी तेज रफ्तार से आगे बढ़ा और फैबियानो के जबड़े पर जोरदार मुक्का मारा। उसके बाद एक और आदमी आया और उसने फैबियानो को जोरदार लात मारी, जिससे वह पास ही खड़ी एक कार से टकरा गया। टक्कर से गाड़ी चकनाचूर हो गई और उसका अलार्म रात में चीखने लगा। कराहते हुए फैबियानो ने खुद को मलबे से बाहर घसीटा। उसकी नजर धुंधली हो गई थी और दर्द उसके क्षत विक्षत शरीर में फैल गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कार के मुड़े हुए धातु के फ्रेम को पकड़कर उसने दरवाजा तोड़ा और उसे आगे बढ़ते हमलावरों पर फेंक दिया। अस्थायी प्रक्षेपास्त्र एक व्यक्ति से टकराया, जिससे वह अपने पैरों से गिर गया, लेकिन तब तक अन्य लोगों ने दूरी बना ली थी। उसे पकड़ो, उनमें से एक चिल्लाया। 2 हमलावरों ने अमानवीय ताकत से फैबियानो को उसकी बाहों से जकड़ लिया। वह उनकी लोहे जैसी पकड़ से बचने के लिए छटपटा रहा था, लेकिन अलौकिक शक्ति भी उसे उनसे छुड़ाने के लिए काफी नहीं थी। तभी एक तीसरा आदमी आगे बढ़ा और फैबियानो के पेट पर ताबड़तोड़ कई घूंसे बरसा दिए। वह जोर से खांसने लगा। खून जमीन पर बिखर गया। उसके पैर लड़खड़ा गए। उसका प्रतिरोध कम होता गया। हमलावरों में से एक ने बुदबुदाते हुए कहा, अब बहुत हो गया खेल। उनमें से एक ने डंडे जैसा हथियार उठाया और फैबियानो के सिर पर वार कर दिया। वह स्तब्ध होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसे होश नहीं आ रहा था, जबकि 5 आदमी उसके ऊपर खड़े थे। उनके सूट हल्के से बज रहे थे और वे आखिरी वार करके अपना काम पूरा करने की तैयारी कर रहे थे। चलो इसे खत्म करते हैं, एक ने ठंडे स्वर में कहा। उन्होंने फैबियानो को खींचकर घुटनों के बल गिरा दिया। तभी एक और आदमी आया, जिसके हाथ में एक चिकना न्यूरल हेडगियर था। डिवाइस की भिनभिनाहट भयावह थी। उसकी छोटी छोटी लाइटें मंद रोशनी में टिमटिमा रही थीं। फैबियानो की आंखें एहसास से चौड़ी हो गईं। तुम क्या कर रहे हो? वह कमजोरी से गुर्राते हुए बोला। उच्चतम आदेश, उनमें से एक ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। तुम बोर्ड पर एक परेशानी का सबब बन गए हो। अब तुम्हें बेअसर करने का समय आ गया है। नहीं, फैबियानो ने हिंसक ढंग से चिल्लाते हुए कहा, लेकिन उसके प्रयास व्यर्थ रहे क्योंकि उपकरण पकड़े हुए आदमी ने उसे जबरदस्ती उसके सिर पर रख दिया। जैसे ही न्यूरल हेडगियर अपनी जगह पर लगा, फैबियानो का शरीर अकड़ गया। उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं और जैसे ही उपकरण सक्रिय हुआ, उसके गले से दर्द की एक धीमी कर्कश कराह निकली। उसका मन मानो टुकड़े टुकड़े हो रहा था। उसके विचार और इच्छाशक्ति असहनीय दबाव में कुचली जा रही थी। हमलावरों में से एक ने उसकी कलाई पर एक बटन दबाया। अगले ही पल हेडगियर से एक हल्की धड़कन निकली और फैबियानो का संघर्ष थम गया। उसका शरीर निढाल हो गया। समूह का नेता पीछे हट गया और ठंडे संतोष से उनके काम को देखता रहा। मिस ऑरोरा, उसने एक कम्युनिकेटर में बुदबुदाया, काम हो गया। फैबियानो को मार गिराया गया है। ऑरोरा की धीमी आवाज संचार माध्यमों से गूंजी। बहुत बढ़िया, उसे अंदर लाओ। 5 आदमियों ने एक दूसरे को सिर हिलाकर सहमति जताई और फिर फैबियानो के बेहोश शरीर को उठाकर उसे इंतजार कर रही
ही गाड़ी की ओर ले गए। रात एक बार फिर खामोश हो गई और उस क्रूर मुठभेड़ का कोई निशान नहीं बचा, सिवाय टूटे हुए गर्व और मुनी हुई धातु के।